नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह आज एमए चतुर्थ सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक ऑडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। यह व्याख्यान न्याय के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ जस्टिस पर है। विद्यार्थियों, न्याय मूलतः नैतिक दर्शन का विषय है, परंतु चूँकि राज्य को, शासन को या राजनीतिक व्यवस्था को न्याय लागू करना पड़ता है, न्याय को कार्यान्वित करना पड़ता है, इसलिए न्याय राजनीतिक दर्शन का भी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसके साथ ही साथ एक अन्य बात मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दूं कि न्याय का सिद्धांत अति प्राचीन विषय है। यह नया विषय नहीं है। न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से ही, प्राचीन समय से ही प्रचलित रही है, परंतु न्याय के कुछ सिद्धांत समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और न्याय की अवधारणा लगातार परिमार्जित और परिवर्तित भी होती रही है। इसलिए यह प्रारंभ में ही समझ लेना आवश्यक है कि न्याय के सिद्धांत को अगर कालानुक्रम के अनुसार हम विभाजित करें तो हम कह सकते हैं कि न्याय का एक परंपरागत सिद्धांत है, जिसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस कह सकते हैं अंग्रेजी में। न्याय का आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ जस्टिस। और न्याय का समकालीन सिद्धांत भी है, कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय के समकालीन सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रमुख विचारकों के सिद्धांत या दो प्रमुख विचारकों द्वारा दिए गए सिद्धांत हम लोग आगे के ऑडियो में पढ़ेंगे। खास करके जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक के जो न्याय के सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही सिद्धांत समकालीन समय में 1950 के दशक के पश्चात विकसित किए गए। अब आगे बढ़ने से पूर्व यह स्पष्ट होना चाहिए कि न्याय का जो परंपरागत सिद्धांत था, अर्थात जो प्लेटो द्वारा न्याय का सिद्धांत विकसित किया गया या पूर्वी देशों में जो गीता में न्याय का सिद्धांत पाया जाता है, ये दोनों ही न्याय की परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के अनुसार, जो कि परंपरागत न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, न्याय का तात्पर्य था
पावर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑन ड्यूटी, अर्थात प्लेटो के अनुसार या न्याय के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार न्याय का तात्पर्य है व्यक्ति की अपने कर्तव्य पर संकेंद्रित रहने, अडिग और अटल रहने की शक्ति। या हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पर कितना अधिक संकेंद्रित या अडिग और अटल रह सकता है, उसकी यही नैतिक शक्ति न्याय है। इसी प्रकार गीता में वर्णित न्याय का सिद्धांत भी परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और गीता में एक जगह वर्णित है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपना धर्म निभाते निभाते मर जाना दूसरे के धर्म में, कर्तव्य में हस्तक्षेप करने से कहीं बेहतर है। अर्थात अपने धर्म का निर्वाह करते करते मर जाना श्रेयस्कर है, परंतु दूसरे के कर्तव्य में, दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करना, इसके भयावह परिणाम होते हैं। तो ये दोनों बातें न्याय के परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। परंतु राजनीतिक चेतना के विकास के साथ साथ न्याय के सिद्धांत में भी परिवर्तन आया। विशेष करके प्रजातंत्र या लोकतंत्र और समाजवाद के सिद्धांतों के आलोक में न्याय का सिद्धांत काफ़ी विकसित और परिवर्तित हुआ। और लोकतंत्र और समाजवाद के सिद्धांतों के प्रभाव के कारण जो न्याय के सिद्धांत में परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंपरागत न्याय के सिद्धांत के अनुसार या न्याय के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार न्याय एक आंतरिक चीज़ थी, वह एक आंतरिक नैतिक शक्ति थी। परंतु लोकतंत्र और समाजवाद के सिद्धांतों के प्रभाव के कारण जो न्याय की अवधारणा में परिवर्तन आया है, तो इस न्याय की आधुनिक अवधारणा के अनुसार न्याय बाह्य वस्तु है, यह एक्सटर्नल है, यह परंपरागत न्याय की तरह इंटरनल नहीं है। तो लोकतंत्र और समाजवाद के सिद्धांतों की वजह से परंपरागत न्याय का सिद्धांत अब प्रचलित नहीं रहा, उसका स्थान न्याय के सामाजिक सिद्धांत ने ले लिया है या सामाजिक न्याय के सिद्धांत ने ले लिया है। The traditional theory of justice has been replaced by theory of social justice. अब न्याय के परंपरागत सिद्धांत के स्थान पर सामाजिक न्याय का सिद्धांत आधुनिक समय में और समकालीन समय में प्रचलित है। जो सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, इसके अनुसार आधुनिक समय में न्याय की समस्या का सरोकार
वस्तुओं, सेवाओं, लाभों, सम्मानों, शक्तियों और दायित्वों के समाज में और विशेष करके अभाव की स्थिति में आवंटन के एक तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण मानदंड के निर्धारण से संबंधित है। अगर अंग्रेजी में हम कहें तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस, द problem of justice in the contemporary world is concerned with determining the logical criteria for the allocation of goods, services, honors, benefits, power, as well as obligation in society, particularly in a scarcity situation। अर्थात समाज में और विशेष करके अभाव की स्थिति में वस्तुओं, सेवाओं, सम्मानों, शक्तियों, लाभों और दायित्वों के आवंटन के एक तर्कपूर्ण या विवेकपूर्ण मानदंड का निर्धारण ही सामाजिक न्याय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में न्याय का तात्पर्य समाज में अभाव की स्थिति में लाभों और भारों या दायित्वों के वितरण के या आवंटन के एक तर्कपूर्ण निर्धारण से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम लोग यह समझ गए हैं कि जो आधुनिक समय में या वर्तमान समय में इन कंटेम्पररी टाइम्स द मॉडर्न और कंटेम्पररी आइडिया ऑफ जस्टिस या न्याय का समकालीन सिद्धांत मूलतः सामाजिक न्याय का सिद्धांत है और इसका संबंध समाज में अभाव की स्थिति में बेनिफिट्स एंड बर्डन्स के वितरण या आवंटन के एक तर्कपूर्ण या विवेकपूर्ण मानदंड के निर्धारण से है। अब आगे बढ़ने से पूर्व हम लोगों को जस्टिस शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। जस्टिस शब्द की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति न्याय की अवधारणा के स्पष्टीकरण में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो विद्यार्थियों, एक बहुत अच्छी किताब है जो 1951 में प्रकाशित हुई। इस किताब के लेखक हैं अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस
में लिखा है कि जस्टिस, जो कि अंग्रेजी का शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस, JUS अर्थात जस शब्द से हुई। एक बार फिर पुनरावृत्ति कर दूं, अंग्रेजी के जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस, JUS शब्द से हुई है। जस का अर्थ है ज्वाइनिंग और फिटिंग, अर्थात जस शब्द का अर्थ है संयोजित करना या दो से अधिक चीज़ों को एक दूसरे से फिट करना, एक दूसरे के साथ समन्वित और संयोजित करना। जस शब्द के मूल में ज्वाइनिंग और फिटिंग का भाव छिपा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि आइडिया ऑफ बॉन्ड और टाई is the underlying idea in the root word just, from which the word justice has originated। अर्थात जस शब्द जिससे कि जस्टिस शब्द व्युत्पन्न किया गया, इस जस शब्द के मूल में बॉन्ड और टाई, एक संबंध या बंधन या जोड़ने का भाव अंतर्निहित है। अब आपको यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऐसी थ्योरी, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी संस्था जो तोड़ने या विभाजित करने या पृथक करने या मतभेद पैदा करने का काम करती है, वह कभी भी जस्ट या न्यायोचित नहीं हो सकती। कोई भी विभाजनकारी, अलगाववादी, पृथकतावादी, लोगों में मतभेद पैदा करने वाली थ्योरी या सिद्धांत, या कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा व्यक्ति जस्ट नहीं हो सकता, न्याय संगत या न्यायी नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय या जस्टिस शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है, वह शब्द जस है, JUS, और उसका मूल अर्थ है ज्वाइनिंग और फिटिंग और बॉन्ड और टाई। अतः स्पष्ट है कि न्याय सदैव जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, विभाजित नहीं करता है। इसलिए ऐसी कोई धारणा, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई कार्य जो विभाजनकारी है, तोड़ने वाला है, वह न्याय संगत नहीं हो सकता, वह न्याय नहीं हो सकता। अब इसके आगे बढ़ें तो जस शब्द के मूल में, जिससे कि जस्टिस शब्द की उत्पत्ति हुई, जो ज्वाइनिंग और फिटिंग की भावना अंतर्निहित है, तो यह ज्वाइनिंग और फिटिंग किन चीज़ों को, किन तत्वों को ज्वाइन या फिट करना चाहती है, किन तत्वों के मध्य टाई या बॉन्ड स्थापित करना चाहती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की बात है कि न्याय की अवधारणा जिन तत्वों को जोड़ना या संयोजित करना चाहती है,
उसके अनुसार न्याय के दो सिद्धांत निस्सरित होते हैं। न्याय का जो परंपरागत सिद्धांत है और न्याय का जो आधुनिक सिद्धांत है, इन दोनों में आप देखेंगे कि इस बात का अंतर है कि दोनों सिद्धांतों में ज्वाइनिंग और फिटिंग जिन तत्वों के मध्य की जाती है वे भिन्न है। प्राचीन समय में ज्वाइनिंग और फिटिंग का तात्पर्य यह निहितार्थ था व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना। और यहीं से न्याय का परंपरागत सिद्धांत निकलता है। न्याय का परंपरागत सिद्धांत, जिसके उदाहरण है प्लेटो का न्याय सिद्धांत और गीता का लोक संग्रह का सिद्धांत, ये दोनों ही व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की बात करते हैं। आपको मालूम है कि न्याय का जो सिद्धांत प्लेटो ने प्रस्तुत किया, उसमें कार्य विभाजन का सिद्धांत निहित है। जब प्रत्येक व्यक्ति समाज का जीवन के अपने स्थान के कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना करता है, तो वह न्यायस्थ रहता है और इससे समाज में न्याय उत्पन्न होता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कार्य विभाजन का सिद्धांत अंतर्निहित है। राज्य के विभिन्न वर्ग के लोग अलग अलग तरह का कार्य करते हैं। कोई भी वर्ग या व्यक्ति समूह वह पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर नहीं है। हर वर्ग हर दूसरे वर्ग पर किसी न किसी आवश्यकता के लिए निर्भर है। उदाहरण के तौर पर शासक वर्ग शासन करते हैं, शासक वर्ग के लोग शासन करते हैं, लेकिन वे भोजन के लिए, अपनी जीविका के लिए और शासन तंत्र और राज्य की रक्षा के लिए सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग पर निर्भर है। सैनिक वर्ग शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग पर निर्भर है। उत्पादक वर्ग शासक और सैनिक वर्ग पर निर्भर है। तो इस प्रकार से जो ये अंतर निर्भरता है, ये लोगों के अंदर बॉन्ड और टाई, बंधन और उत्पन्न करती है और उनको जोड़ती है। यही बात गीता के लोक संग्रह के सिद्धांत में अंतर्निहित है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोक संग्रह के लिए कार्य करता है, अर्थात लोगों को संगठित करने के लिए कार्य करता है, लोगों में फूट डालने के लिए नहीं, जो समाज को संगठित करता है, लोगों को संगठित करने के लिए कार्य करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। अर्थात जो गीता का लोक संग्रह का सिद्धांत है, उसमें भी व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की बात अंतर्निहित है। परंतु अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी इसी पुस्तक में, जिसको मैंने अभी उद्धृत किया, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो 1951 में प्रकाशित हुई, में लिखा है कि आधुनिक समय में ज्वाइनिंग और फिटिंग मूल्य और मूल्य के मध्य होती है। अर्थात वर्तमान समय में, आधुनिक समय में
जो न्याय की मूल अवधारणा, जो जस में ज्वाइनिंग और फिटिंग का भाव अंतर्निहित है, यह ज्वाइनिंग या फिटिंग मूल्य और मूल्य के मध्य है। अर्थात वर्तमान समय में या समकालीन समय में जो सामाजिक न्याय है, उसके अंतर्गत वैल्यू सिंथेसिस पाई जाती है, अर्थात मूल्यों का संयोजन पाया जाता है। सबको मालूम है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 आधुनिक मूल्य हैं और ये तीनों मूल्य 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति द्वारा स्थापित हुए और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये तीनों मूल्य अर्थात स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य निहित हैं, एनश्राइंड हैं, स्थापित हैं। तो वर्तमान समय में न्याय का तात्पर्य है वैल्यू सिंथेसिस, अर्थात मूल्य संयोजन। तो जब मूल्यों के संयोजन की बात की जाए तो वह न्याय का आधुनिक सिद्धांत है और न्याय का समकालीन सिद्धांत भी है। न्याय के आधुनिक सिद्धांत में वैल्यू सिंथेसिस पाई जाती है। सरल शब्दों में सोशल जस्टिस इज इक्वल टू लिबर्टी प्लस इक्वलिटी प्लस फ्रेटर्निटी, अर्थात स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को आपस में संयोजित करना, फिट करना एक दूसरे के साथ ही न्याय को जन्म देता है। न्याय स्वयं एक मूल्य है, जस्टिस इटसेल्फ इज अ वैल्यू। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू सिंथेसिस या मूल्य संयोजन के फलस्वरूप मूल्य ही उत्पन्न होगा। अब इस लेक्चर में जो अंतिम बात है वह यह है कि न्याय की खोज केवल प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक समाज या ओपन सोसाइटी, खुले समाज या मुक्त समाज में ही संभव है और खुले तौर पर न्याय की किसी प्रकार की अवधारणा का डिस्कशन, इसकी परिचर्चा, ये एक ओपन सोसाइटी में ही संभव है। 3 प्रकार के समाजों में न्याय की खोज व्यर्थ है। एक, इन ए प्योरली अथॉरिटेरियन सिस्टम, पूर्ण सत्तात्मक समाज में। दूसरे, पूर्ण प्रतियोगी समाज में, इन अ प्योरली कॉम्पिटिटिव सिस्टम। और तीसरे, पूर्ण साम्यवादी समाज में, इन अ प्योर कम्युनिस्ट सिस्टम। इन 3 प्रकार के समाजों में, व्यवस्थाओं में न्याय की खोज, क्वेस्ट फॉर जस्टिस, व्यर्थ है, संभव नहीं है। इन अ प्योरली अथॉरिटेरियन सिस्टम या पूर्ण सत्तात्मक व्यवस्था में सारा एलोकेशन या सारा आवंटन या सारा वितरण डिक्टेटर के डिक्टेट्स या अधिनायक के अधिनायकतावादी सत्तात्मक आदेशों के अनुसार होता है। इसलिए न्याय की किसी प्रकार की खोज बेमानी है।
और वहाँ पर कोई स्वतंत्रता नहीं होती कि न्याय के वैकल्पिक तरीकों की खोज और उनको क्रियान्वयन करवाने की चेष्टा की जाए, क्योंकि पूर्ण सत्तात्मक व्यवस्था में जो भी उचित अनुचित है वह डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन रूलर, सत्तात्मक शासक ही निश्चित करता है। तो पूर्ण सत्तात्मक व्यवस्था में जो आवंटन या वितरण है, गुड्स, सर्विसेज, पावर, ऑनर्स, बेनिफिट्स, ऑब्लिगेशंस, या पूर्ण रूपेण अधिनायक के आदेशों पर ही निर्भर करता है। इसलिए यहाँ न्याय की कोई वैकल्पिक खोज नहीं की जा सकती। और एक पूर्ण प्रतियोगी समाज में, अर्थात जहाँ पर 100% बाजार व्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी लागू हो, वहाँ पर सारा आवंटन वो मांग और आपूर्ति के निष्ठुर नियमों से या मार्केट फोर्सेज के अनुसार, बाजार की शक्तियों के अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था में भी न्याय के किसी वैकल्पिक सिद्धांत की खोज निरर्थक होगी। और अंत में जो एक हाइपोथेटिकल कम्युनिस्ट सिस्टम है, अर्थात जो मार्क्स की यूटोपिया है, जो काल्पनिक साम्यवाद की बात मार्क्स ने कही है, अगर ऐसी साम्यवादी व्यवस्था कभी स्थापित हुई तो ऐसी साम्यवादी व्यवस्था में जो भी आवंटन होता है वह अकॉर्डिंग टू द नीड्स होता है, अर्थात फ्रॉम एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। यह सिद्धांत पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था में लागू होता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का अन्याय होगा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ मिलेगा। पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था में आवंटन व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार होगा, इसलिए वहाँ न्याय के किसी वैकल्पिक व्यवस्था की खोज करना बिल्कुल रिडंडेंट, अर्थात फालतू की चीज़ होगी, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, वह अप्रासंगिक होगा, निरर्थक होगा। अतः विद्यार्थियों, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए आपको कि न्याय की खोज, अगर न्याय की एक व्यवस्था उचित नहीं है, लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, वो दूसरी तरह की व्यवस्था चाहते हैं, अर्थात जो क्राइटेरिया ऑफ एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो क्राइटेरिया ऑफ एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स है, वह अगर लोगों को पसंद नहीं है, समाज के लोग दूसरी तरह का मानदंड चाहते हैं, वस्तुओं, सेवाओं और शक्तियों, सम्मानों, दायित्वों के आवंटन का कोई अन्य वैकल्पिक तरीका निर्धारित करना चाहते हैं, तो उसकी खोज, क्वेस्ट फॉर जस्टिस, यह ओपन सोसाइटी या लोकतांत्रिक समाज में ही संभव है। लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और साथ ही साथ लोगों को हर प्रकार से
वे किसी भी प्रकार की विचारधारा को मान सकते हैं। उनको फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस होती है। वे न्याय की किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था की खोज कर सकते हैं और उसे बहुमत से लागू भी करवा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का यह व्याख्यान न्याय की जो मौलिक अवधारणा है उसके प्रति समर्पित था। इसके पश्चात हम दूसरे ऑडियो में इस व्याख्यान को और आगे लेकर जाएंगे। Thank you so much for listening this audio and I hope that you will like it.